गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हम डिस्कस कर रहे थे बिपिन चंद्रा का चैप्टर 1 द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर, और आज हम बात करेंगे पेज 2 की। पहले फर्स्ट पेज में हमने देखा कि जो डिक्लाइन हुआ मुगल एम्पायर का वो बहादुर शाह से स्टार्ट हुआ। तो बहादुर शाह से वो डिक्लाइन क्यों स्टार्ट हुआ ये अब पेज 2 के अंदर बताया गया है। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट आएगा वो आता है कि बहादुर शाह का रिलेशनशिप कैसा था राजपूत स्टेट्स के साथ। तो राजपूत स्टेट में पहला स्टेट आता है अम्बेर। अम्बेर में जो कंट्रोल था वो जय सिंह का था, लेकिन बहादुर शाह ने क्या किया कि उन्होंने विजय सिंह, जो कि जय सिंह के यंगर ब्रदर थे, उनको लाना चाहा जय सिंह की जगह, और ये चेंज वो करना चाह रहे थे अम्बेर के अंदर, जिसकी वजह से बहादुर शाह के और जय सिंह के रिलेशंस ख़राब हुए। दूसरा स्टेट राजपूत स्टेट आता है मारवाड़, जिसको हम जोधपुर भी कहते हैं। यहाँ ये कंट्रोल होता था अजीत सिंह के अंडर में, और अजीत सिंह के ऊपर बहादुर शाह ने बहुत प्रेशर बनाया कि वो मुग़ल सल्तनत के आगे सरेंडर कर दें और मुग़ल सल्तनत की अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लें। तो अब बहादुर शाह के क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे इन दोनों राजपूत स्टेट्स थे, सो उन्हें बहुत रेजिस्टेंस मिला। लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी कि वो इन दोनों स्टेट्स में चेंज ला पाएँ, मतलब चेंज कर पाएँ जो उनका कंट्रोल था जिनका, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाए और ये स्टेट्स उन्हीं के पास रहे। अम्बेर जय सिंह के पास ही रहा और मारवाड़ के ऊपर अजीत सिंह का ही कंट्रोल रहा। फिर इन्होंने दोनों स्टेट्स के जो राजा थे, इन्होंने बोला कि हमें हाई मनसब चाहिए और हमें सूबेदार का ऑफिस चाहिए। तो इनकी ये डिमांड को भी बहादुर शाह ने रिजेक्ट कर दिया। और ये किस किस उसमें हुआ, ये एक मालवा के लिए भी और गुजरात दोनों ही जगह पे इनकी मांग थी कि इनको हाई मनसब दिए जाएं और ऑफिस ऑफ सूबेदार इनको दिया जाए, लेकिन दोनों ही डिमांड को बहादुर शाह ने रिजेक्ट कर दिया। तो हमने देखा कि अब डिक्लाइन जो हो रहा है मुग़ल एम्पायर का, उसके स्पेसिफिक कारण हैं कि बहादुर शाह के जो रिलेशनशिप है वो राजपूत स्टेट्स के साथ अच्छी नहीं रही। फिर हम बात करते हैं कि चलो अब राजपूत स्टेट्स के साथ तो बात हो गई बहादुर शाह की, अब बाकी क्या मतलब सिनेरियो था। तो रिलेशनशिप ऑफ बहादुर शाह विद मराठा सरदार्स, कि जो मराठा के सरदार थे उनके साथ कैसा रिलेशनशिप था बहादुर शाह का। तो मराठा के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो बहादुर शाह ने इन्हें सरदेशमुखी तो दे दी, सरदेशमुखी ऑफ द डेक्कन, मतलब जो सरदेशमुखी थी वो इनको दे दी, लेकिन चौथ ग्रांट नहीं करी मराठा सरदार्स को। अब हम यहाँ पे ये समझ लेते हैं कि ये दोनों टर्म्स हैं क्या। तो व्हाट इज़ चौथ? चौथ क्या होता है? सो इट इज़ अ रेगुलर टैक्स विच इज़ इम्पोज्ड बाय द मराठा सरदार, ठीक है, ऑन द लैंड। मतलब ये कि ये रेगुलर टैक्स था जो कि मराठा सरदार इम्पोज करते थे उन लैंड्स पे जो कि डायरेक्टली इनके कंट्रोल में नहीं आते थे, जो इनकी टेरिटरी नहीं होती थी, अपनी टेरिटरी के बाहर। और ये चौथ जो था ये कब से शुरू हुआ? ये अर्ली 18th सेंचुरी से स्टार्ट हुआ था। और ये चौथ किसने स्टार्ट किया था? ये मराठा अंपायर के ही समय पे स्टार्ट हुआ था। और ये इसलिए होता था कि जो मराठा की जो रेट्स हैं वो रेट्स ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए ये चौथ मराठा सरदार कलेक्ट करते थे। और अब चौथ का मतलब क्या है? चौथ का मतलब है 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू। जितना लैंड रेवेन्यू जनरेट होगा उसका 1/4 हिस्सा आपको एज अ टैक्स मराठा सरदार को देना होगा। ठीक है, चलो अब हमें चौथ समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज़ सरदेशमुखी। सरदेशमुखी क्या है? तो मराठा जो थे दे यूज टू क्लेम हेरिडिटरी राइट्स ऑन सम लैंड, मतलब कि वो अपना पुश्तैनी अधिकार मानते थे कुछ ज़मीनों पे। तो वहाँ पर वो क्या लेते थे कि
चौथ तो देना ही है, मतलब 1/4 ऑफ द लैंड रेवेन्यू तो आपको देना ही है, उसके अलावा 10% और आपको टैक्स देना पड़ेगा। उसको कहते हैं हम एडिशनल 10% जो टैक्स है उसको हम कह रहे हैं सरदेशमुखी। सो बहादुर शाह ने क्या कहा, बहादुर शाह ने कहा कि ठीक है चलो आपको हम सरदेशमुखी तो देते हैं, जो डेक्कन रीजन है हमारा उसकी सरदेशमुखी तो हम आपको अलॉट करते हैं, लेकिन हम आपको चौथ नहीं देंगे। तो इससे मराठा सरदार बहादुर शाह से नाराज़ हो गए। और फिर बहादुर शाह ने क्या किया कि जो साहू थे इनको उन्होंने एज अ मराठा किंग एक्सेप्ट ही नहीं किया बहादुर शाह ने। और जब बहादुर शाह ने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या हुआ कि इंटरनल इनके बीच में फ़ाइट हुई। किसके बीच में? ताराबाई और साहू के बीच में इंटरनल फ़ाइट हुई, और जिसकी वजह से डेक्कन के अंदर बहुत टाइम तक एक डिसऑर्डर सा बना रहा, यानी कि इस रीजन में स्टेबिलिटी नहीं आई और एक डिसऑर्डर सा मेंटेन रहा। ये तो हो गई मराठा के साथ क्या रिलेशनशिप था बहादुर शाह का। अब देखते हैं कि सिख के साथ बहादुर शाह के क्या रिलेशंस थे। तो बहादुर शाह का जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनके साथ उन्होंने एक मतलब पीस मेंटेन कर ली थी और एक समझौता हो गया था, और उनको एक हाई मनसब भी, एक रैंक भी हाई दे दी थी। लेकिन प्रॉब्लम कब स्टार्ट हुई कि जब गुरु गोविंद सिंह जी की डेथ हो गई, उसके बाद बंदा बहादुर ने रिवोल्ट कर दिया अगेंस्ट बहादुर शाह। तो बंदा बहादुर को रोकने के लिए जो बहादुर शाह थे उनने खुद ही कैंपेन किया, और उन्होंने जो एक फोर्ट था जो गुरु गोविंद सिंह जी ने बनवाया था लोहगढ़, उसको बहादुर शाह ने कैप्चर भी कर लिया। फिर अब हम देखते हैं कि इनके रिलेशन सिख के साथ भी ख़राब हो गए बहादुर शाह के। तो हमने देखा कि इनके रिलेशन राजपूत स्टेट के साथ भी ख़राब हो गए, इनके रिलेशन मराठा सरदार के साथ भी ख़राब हो गए, इनके रिलेशन सिख्स के साथ भी ख़राब हो गए, यानी कि हर तरह से इनके रिलेशंस सबके साथ ख़राब होते गए, जो कि मुख्य मेन कारण बनता गया कि डिक्लाइन हुई मुग़ल एम्पायर। अब एडमिनिस्ट्रेशन कैसा रहा इनके टाइम पे? तो एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। बहादुर शाह के टाइम पे एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा एफिशिएंट नहीं था, और जो स्टेट के पास जो फिनेंसेस होते हैं वो भी धीरे धीरे पोजीशन स्टेट की बहुत ख़राब होती गई, और जो फिनेंसेस थे वो भी धीरे धीरे ख़त्म होते गए। वो इसलिए ख़त्म होते गए क्योंकि बहादुर शाह जो जागीर और प्रमोशंस थे बहुत ईजिली देते गए, और मतलब वो बिना ज़्यादा मतलब सोच विचार के वो बस बांटते गए जागीर और प्रमोशंस। और कहा जाता है कि जो एक रॉयल जो ट्रेजर मतलब जो एक उनके पास कलेक्शन था 13 करोड़ रुपए का 1707 में, वो भी धीरे धीरे पूरा फिनिश हो गया। तो ये था पेज 2। अब मैं आपसे जल्दी मिलूँगा पेज 3 के साथ। थैंक यू। जय हिंद।